हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मतलब हो चुकी है। ठीक है, चलिए फटाफट से जुड़ जाइए बेटा, जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है या नहीं भी अभी, क्योंकि आज की क्लास तो हमारी यूट्यूब पे भी दिखाई दे रही होगी बाकी बच्चों को भी, लेकिन डेली ये क्लास यूट्यूब पे नहीं होती। डेली ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखाई देती है जिन्होंने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। ओनली 1499 में अभी आपको मिल रहा है। नर जनन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, और नर जनन तंत्र में आज जो हमारा है वो है शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट। अब ये नलिका क्या बला है ये तो आपको आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जिसे हम वृषण यानी कि टेस्टिकल्स कहते हैं, उसके अंदर पाई जाने वाली एक संरचना का नाम ही है शुक्रजन नलिका। और ये 2025 एमपी बोर्ड के एग्जाम में इसका डायग्राम पूछा था। ठीक है, शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट का डायग्राम बेटा पूछा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका जिसे हम कहते हैं बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। शुक्रजन नलिका जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो क्या है भैया शुक्रजन नलिका, इसे समझने के पहले आप ये देखो कि वृषण जो है जिसे हम कहते हैं बेटा टेस्टिकल्स, जो कि है नर का प्राथमिक लैंगिक अंग, क्योंकि इसी के अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो इस वृषण जो है, वृषण के अंदर होती हैं वृषण पालिकाएं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है इसे हम कहते हैं बच्चा वृषण पालिका। मेरे एक एक वर्ड पे गौर किया करो, क्योंकि कहाँ से कौन सा शब्द तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में देखने को मिलेगा ये तो ना मैडम जानती है ना आप, लेकिन अगर आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, मतलब ये तो 100 नंबर का तो पेपर हो गया, 70 नंबर का होता है आपका पेपर और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो ये तो आपके स्कूल के हाथ में है, लेकिन ये 70 नंबर बेटा हम लोग के हाथ में है। तो अगर आप लोग 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हैं तो आपको हर एक बारीक लाइन जो भी हम आपको बता रहे होते हैं उस पूरे पे फोकस करना है ना, इससे ही आपकी स्कोरिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। वृषण के अंदर वृषण पालिका है, इसे कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कोशिश किया कीजिए, चाहे आप हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश नेम भी याद रखने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में ही लिख के देगा बेटा, और जब ये इंग्लिश में लिख के देगा तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, है ना। तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आप लोग इस चीज़ को क्या करें, आप लोग इसे डबल वर्ड यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करने की कोशिश करें। बायोलॉजी में तो करना ही करना है आपको। वृषण यानी कि टेस्टिकल के अंदर है वृषण पालिका, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर ही पाई जाती है बच्चा शुक्रजन नलिका, जो आज हमें पढ़ना है, इसके अंदर ही पाई जाती है शुक्रजन नलिका। वृषण पालिका लोब्यूल्स जो है इनकी संख्या है बेटा 250 अबव, लगभग 200 से 250। शुक्रजन नलिका एक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 पाई जाती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा और थियोरी वाले क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा, तो दोनों ही एंगल से समझिएगा, है ना। कुछ भी हम लोग वेस्ट नहीं पढ़ रहे, सब कुछ आपके काम का है। शुक्रजन नलिका के अंदर ही शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लोब्यूल्स पालिका को कहते हैं, टिब्यूल नलिका को कहते हैं। इसे हम कहेंगे बच्चा सेमिनिफेरस टिब्यूल, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में लिखने में दिक्कत है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो ट्यूब्यूल्स, है ना। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है इसके अंदर ही शुक्राणु विच मीन्स स्पर्म्स का निर्माण होता है। डन, ठीक है। चलो अब ये है वृषण, वृषण टेस्टिकल। वृषण को सुरक्षित रखने के लिए इसे बाहर से घिरा हुआ है वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम ने। टेस्टिकल यानी कि वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स यानी कि कक्ष, जिन्हें कहा जा रहा है बच्चा वृषण पालिका। क्योंकि मुझे आपको शुक्रजन नलिका पढ़ाना है तो मुझे यहाँ तक तो आपको बताना ही पड़ेगा।
वृषण पालिका के अंदर ही किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 शुक्रजन नलिकाएं हैं, शुक्रजन नलिकाएं हैं, और इन्हीं नलिकाओं के अंदर स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। इन्हीं नलिकाओं के अंदर स्पर्म का क्या होता है बच्चा, निर्माण होता है। डन, यहाँ तक क्लियर है। हमें पढ़ना है इसी शुक्रजन नलिका के बारे में, तो अगले पेज पे मैडम बनाएगी इसी का डायग्राम। अगले पेज पे डायग्राम नलिका। अब इस पेन की विड्थ थोड़ी, जितना अच्छा और सटीक आप लोग डायग्राम होगा उतने आपको पर मिलेंगे। जितना सटीक, जितना क्लियर, जितना प्यारा आप लोग डायग्राम बनाएंगे उतने ही सटीक आपको पर मिलेंगे। सॉरी, मैडम को आज बहुत चीज़ें आ रही हैं, मुझे लग रहा है कोल्ड होने वाला है। कुछ ऐसा डायग्राम आपकी बुक में दिया है जो आपके दिमाग से बाहर है बेटा। इसी को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल डायग्राम बना रही हूँ, जो कि एक बनाऊंगी, बाकी 2-3 तो कॉपी कर लूँगी, लेकिन तुम लोगों को तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। हमारे पास कॉपी करने का ऑप्शन। हम बना रहे हैं शुक्रजन नलिका की आरेखी काट। एक्चुअल में ये वृषण पालिका है, एक्चुअल में ये बेटा वृषण पालिका और इसके अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, लेकिन चूंकि आपको समझाना है तो बुक में पूरी वृषण पालिका के अंदर ही शुक्रजन दिखाया गया है। बुक में आपकी वृषण पालिका के दिखाया गया है। डन। ये जो ढेर सारी मैं कोशिकाएं बना रही हूँ, यही वे कोशिकाएं हैं जो कि शुक्रजन नलिका के अंदर खचाखच भरी हुई है, और इन्हीं कोशिकाओं सेल्स से बना स्पर्म्स यानी कि है। इन्हीं सेल्स से स्पर्म्स यानी कि का निर्माण होता है। कर सकते हैं आसान। बन गई। ये पूरी जो ट्यूब्यूल्स हैं यही है बेटा शुक्रजन के अंदर कहीं। फिर इसके अलावा यहाँ क्या है, तो कहीं बीच बीच में बड़ी बड़ी छोटी सर्टोली कोशिकाओं के सर्टोली कोशिका। यहीं पर खचाखच भरी हुई कुछ कोशिकाएं आप भर सकते। ये कोशिकाएं सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिकाएं हैं, जो कि वृषण पालिका के अंदर ही हैं, जो कि शुक्रजन नलिका के अंदर ही है। शुक्रजन नलिका के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं, कुछ कोशिकाएं कहा जाता है सर्टोली कोशिका। इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? सर्टोली कोशिका कहते हैं। और सर्टोली कोशिका का काम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप ये कर सकते हैं, सेलेक्ट करो और इसकी कॉपी बनाओ, और उस कॉपी को और क्या कर सकते हैं, अब इसे सिलेक्ट करो, इसकी कॉपी बनाओ, और उस कॉपी को इधर पे। डन। ऐसे आपकी शुक्रजन नलिका की आरेखी काट बड़ी इजीली बन जाएगी। बन गई। डन। दिखाई दे रहा है सभी को? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ बढ़िया है? चलिए। नहीं आ रहा सर, कितना ऊपर कर लूँ मैं? आपने देखा नहीं? पर मेरी क्लास तो बहुत पहले से स्टार्ट है ना सर। हेलो हेलो, अभी आ रही बेटा? कोई तो आ जाओ बताने के लिए, क्योंकि सर तो बहुत बिजी हैं।
सर की कुकिंग प्रोग्राम चालू है, तो तुम लोग ही बता दो बेटा आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं है ना। चलिए, बन गया डायग्राम, इसे भी थोड़ा सा सिलेक्ट करो और आगे पीछे। ओके, चलिए बढ़िया। डायग्राम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस इसे थोड़ा सा फिल करना पड़ेगा क्योंकि कॉपी नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया ये तो मैडम को भी नहीं पता, कोई बात नहीं, फिल कर देते हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाए हैं बेटा, ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाओं से भरा हुआ आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाना है, और बीच बीच में इसमें कहीं कहीं बहुत सारी कोशिका गुच्छों के रूप में दिख। एग्जैक्ट आपकी बुक का डायग्राम तो आप लोग बना नहीं सकते, तो बहुत सारी कोशिका, लेकिन यहाँ जो आप लोगों ने बनाया है, आई होप अभी मेरी आवाज़ क्लियर है, सभी बच्चों को सुनाई दे रही है। मैं खुद ही चेक कर लूँगी भाई, मेरे को तुम लोग पे भरोसा ही नहीं है, तुम लोग बिल्कुल लापरवाह हो, है ना। क्लास में एब्सेंट रहना है सभी को, जितने भी मेरे पेड बैच के बच्चे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा टाइमली क्लास में आ जाया करो। आई नो दिक्कतें होती है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और आपने आज का लेक्चर मिस कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि कल मैं सेम क्लास में पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, तो नहीं होता है। एक एक दिन का जब डेटा मिस होते चलता है ना, तो वो इकट्ठा होते चलता है, और इकट्ठा होके फिर वो ना ढेर सारा बंच बन जाता है, और आपको समझ भी नहीं आता कि कब आपके पास कंटेंट जो है वो इकट्ठा हो गया और आपने कुछ नहीं पढ़ा। फिर पढ़ाई आपको बोर लगने लग जाती है और आपको लगता है कि यार छोड़ो, इसे पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, ऐसा होता है। तो बेटर इज़ दैट कि रोज की रोज क्लास लीजिए, है ना, रेगुलर बेस पे क्लास लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर बेस पे क्लास में आएँ, ताकि आपका एक भी दिन का कंटेंट मिस ना हो। क्योंकि जो मैं आज पढ़ाऊंगी वो आज के आज तैयार कर लोगे, कल पे नहीं टालोगे तो पढ़ाई का फ़ायदा है, और नहीं तो फिर दिक्कत चालू हो जाएगी बेटा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बढ़िया सा, ऐसे ही तुम्हें भी बनाना है। और ये है बच्चा शुक्रजन नलिका, ये है शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट। अब इससे बेहतर अगर आप लोग बना सकते हैं तो प्लीज़ बना लीजिएगा, बट मेरे से तो इतना ही हो पाएगा बेटा। बीच बीच में कहीं कहीं बड़ी बड़ी सी कोशिकाएं, बड़ी बड़ी सी कुछ कोशिकाएं, नाम मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना, नाम हम अभी आपको बताएंगे। और थोड़ी सी छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स भी होनी चाहिए, इनका भी अलग नाम है भैया, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी क्या हो गया सर, ठीक है, चलो। ये जो मैंने बनाया है ये है बेटा शुक्रजन नलिका, जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब भी मैं पालिका बोलूं तो आपको लोव्यूल याद रखना है, कि आगे आप स्तन ग्रंथि पढ़ोगे उसमें स्तन पालिका पढ़ोगे, तो पालिका वर्ड अगर मैं बोलूं तो दैट इज लोव्यूल बेटा, क्या है ये, लोव्यूल। लेकिन जब भी मैं नलिका बोलूं तो दैट इज ट्यूब्यूल। दोनों में इतना ही अंतर है, एक है ट्यूब्यूल और एक है लोब्यूल। पालिका को हम लोब्यूल कहते हैं और नलिका को हम ट्यूब्यूल कहते हैं। नली का मतलब ट्यूब होता है, ट्यूब से ही बना है ट्यूब्यूल, है ना, और जो पालिका है उसे हम लोब्यूल कहते हैं। तो आपके सामने मैडम ने जो डायग्राम बनाया है वो है शुक्रजन नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसकी अनुप्रस्थ काट, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की प्रस्थ काट। आई होप डायग्राम तो तुम लोग बना ही लोगे। अब करते हैं का नामकरण, अब करते हैं का नामकरण, ठीक है, डन। चलो डायग्राम का नामकरण करना चालू करते हैं अब हम। क्या है भाई, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले
ये जो बाहर खाली अवकाश आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होती है अंतराली कोशिका और इस अवकाश को कहा जाता है इंटरस्टिशियल। पता नहीं क्या दिक्कत होती है, ऑटोमेटिकली कट आउट होना चाहता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे हम कहते हैं अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। दैट इज इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये जो आपने कोशिकाओं का जाल यहाँ बनाया है, ये जो आप लोगों ने कोशिकाओं का जाल बनाया है, इस जाल को कहा जाता है शुक्रजन कोशिका। क्योंकि नलिका का तो डायग्राम बना दिया है, तो इस जाल को कहा जाता है शुक्रजन कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? शुक्रजन कोशिका, या इसे कहते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आपसे पूछेंगे हम, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, तो आप बोलेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया है शुक्रजन कोशिका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला अंग पहले मैं देख लूँ भैया मोबाइल में ये कलर हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, तो अब वाइट कलर से देती हूँ, तो वाइट कलर का चयन करते हैं हम, या फिर इस वाले कलर का कलर। ठीक है, चलो देखती हूँ। नहीं नहीं, दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ तुम्हें विजिबल है। अगला जो अंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो भी एक कोशिका है। अंदर जो ये बने हैं बेटा, ये हैं अणु। शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया से ही बना है, दैट इज स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ अगर शुक्राणु बनेगा तो उसे खाना पीना पोषण न्यूट्रिशन सब चाहिए, और वो देने के लिए यहाँ अंदर बाहर सब तरफ खचाखच भरी, इन्हें हम कहते हैं सर्टोली कोशिका, दैट इज सर्टोली सेल। शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट आपके सामने प्रदर्शित है। इस नलिका के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं स्तरित होती हैं, लॉट्स ऑफ सेल देयर आर प्रेजेंट, जिनका नाम है शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया। हम इन्हें नरजन्म कोशिकाएं भी कहेंगे। शुक्रजन वर्ड इसीलिए है क्योंकि शुक्राणु को जन्म देगी बच्चा, शुक्रजन नाम इसीलिए है क्योंकि शुक्राणु को जन्म देगी, स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। फिर बारी आती है सर्टोली कोशिका की। सर्टोली कोशिका का काम है जो शुक्राणु बनेगा, नया नया जन्म लिया है शुक्राणु, इसे पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करना। बिना खाए पिए तुम लोग कितने दिन रह सकते हो, तो बेचारा शुक्राणु क्यों रहे भैया, वो भी जीवित कोशिका है, उसे भी खाना पीना चाहिए, उसे भी पोषण चाहिए, वो सब देने का काम सर्टोली कोशिका का है, इसका डिपार्टमेंट है। फिर कुछ कोशिकाएं यहाँ पे ऐसे ड्रॉपलेट्स के रूप में जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहा जाता है बच्चा रक्त कोशिका, ब्लड सेल। तो वो तो हमारे शरीर की हर एक ग्रंथि, हर एक नलिका के अंदर है भैया रक्त कोशिका। रक्त कोशिका भी पोषण देने वाली ही है। और जो ये आपको दिखाई दे रही है कुछ कुछ बड़ी छोटी, कहा जाता है लीडिग कोशिका, कहा जाता है बच्चा लीडिग कोशिका, दैट इज लीडिग सेल। अब लीडिग सेल का काम क्या है, तो लीडिग सेल का काम है कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब एक लड़का क्या बोलते से बचपन से बड़े होने के पड़ाव पे पहुंचेगा, जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था, है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। 12 से 14 वर्ष की उम्र, उस टाइम पे लीडिग कोशिका निकालती है एक बेहतरीन हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड एंड्रोजन हार्मोन का काम है एक लड़के को आदमी बनाना, मतलब उसे नर बनाना, उसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का उसके अंदर विकास करवाना, दाढ़ी मूछ वक्षस्थल चौड़े होना, आवाज में भारीपन आना, हाइट एकदम से बढ़ जाना, पूरे शरीर पे दाढ़ी मूछ आने लग गई, पूरे शरीर पे बाल जो है वो बढ़ने लग गए, छाती पे स्पेशली, और साथ ही शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चालू करवाना, जिससे कि शुक्राणु का निर्माण हो, यही अगली पीढ़ी को जन्म देगा,
तभी एक बच्चे का जन्म हो सकता है। तो ये सारा जो विकास हो रहा है, ये सारा जो विकास हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? तो जब शुक्रजन नलिका के अंदर ये शुक्रजन कोशिकाएं आई, इन शुक्रजन कोशिकाओं से, इन स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बने तो शुक्राणु को पोषण देने के लिए सर्टोली कोशिका है, लेकिन इन कोशिकाओं से शुक्राणु को बनाने के लिए पहले निकलेगा एंड्रोजन हार्मोन, जो कि निकालेगी लीडिक कोशिका। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि लीडिक कोशिका जो है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, तो आप बोलोगे एंड्रोजन। हम इसे जानते हैं, क्या बोलोगे बच्चा? एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आई होप सो आप लोगों को शुक्रजन नलिका की आरेखी काट समझ में आ गई। अगर समझ गए हो तो क्या मैडम आगे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ना ही पड़ेगा। ये हो गई शुक्रजन नलिका बच्चा। अब शुक्रजन नलिका के अंदर आपको बहुत सारे अंग मिले, शुक्रजन नलिका के अंदर आपको बहुत सारे अंग मिले। उन अंगों को समझो पहले। तो पहला जो अंग आपको मिला है वो एक कोशिका है जिसका नाम है शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका, हम इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से ही आगे जाकर स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है और ये बनते हैं के अंदर। ठीक है, डन। दूसरा, यहाँ पे आपको जो दूसरा देखो, पहला अंग जो तुम्हें दिखाई दिया ये तो है बेटा शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका यानी कि स्पर्मेटोगोनिया ही आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। दूसरी जो कोशिका है, यहाँ पे कोशिकाओं का गुच्छा और दिखाई दे रहा है, ये है बेटा सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का काम है, ये जो स्पर्म्स बनेंगे, जो शुक्राणु बनेंगे, बेचारे अभी अभी जन्म लिए हैं, तो उन्हें खाना पीना, पोषण और न्यूट्रिशन देने का डिपार्टमेंट है सर्टोली सेल का। फिर यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि अंतराली अवकाश उपस्थित हैं लीडिक सेल, लीडिक कोशिका। लीडिक कोशिका का काम है, पहले ही ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवा रहे हो आप, उसके लिए ये लीडिक सेल निकालती है एक विशेष हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। डन। ठीक है, तो हम एक एक का काम लिख रहे हैं। पहला है शुक्रजन कोशिका, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु निर्माण करेगा। दूसरा है बच्चा, दूसरा है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका का काम है शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स को पोषण देना, स्पर्म्स को पोषण देना। इस काम करवाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तीसरा जो है वो है लीडिक सेल, लीडिक कोशिका, लीडिक सेल। लीडिक कोशिका, लीडिक सेल का काम एंड्रोजन्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। किसका काम है बच्चा? लीडिक कोशिका का काम है एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको नियंत्रित करते हैं हार्मोन्स। शुक्राणु जनन की संपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं हार्मोन्स। तो हम इन हार्मोन्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? पढ़ना ही पड़ेगा। हार्मोन्स, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, हार्मोन्स का नियमन, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। देखिए, एक लड़का जब 12 से 14 वर्ष की उम्र में आया, जैसे ही उसकी प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हुई, दैट इज किशोरावस्था, दैट इज किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी 12 से 14 वर्ष की जो उम्र है, इस उम्र में हमारा नहीं भैया, लड़कों का जो अग्र मस्तिष्क है, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस।
अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। जैसे ही दिमाग को पता चला कि अब लड़का बड़ा हो रहा है, उसकी किशोरावस्था शुरू हो रही है, वो एज ऑफ प्यूबर्टी में आ गया है, जब इसके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना चाहिए, तो उस समय अग्र मस्तिष्क हाइपोथैलेमस निकालता है बेटा एक हार्मोन जिसका नाम आरएच। जीएनआरएच को कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक एक के नाम तुम्हें याद रखने हैं, किसका क्या काम है ये भी तुम्हें याद रखना है। कौन सा हार्मोन निकला बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर आगे ये जीएनआरएच जाता है कान के पीछे जो पीयूष ग्रंथि है हमारे पास, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, आप इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हो, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, पीयूष ग्रंथि है, ये निकालती है दो प्रकार के हार्मोन, दो प्रकार के हार्मोन। फर्स्ट इज LH, फर्स्ट इज LH, जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। सेकंड जो है बेटा, सेकंड जो है वो है FSH, सेकंड जो है वो है FSH, जिसे कहा जाता है फॉलिकुलर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH हार्मोन है बच्चा, ये पहुंचता है शुक्रजन नलिका के अंदर। शुक्रजन नलिका के अंदर कहाँ? तो LH पहुंचा शुक्रजन नलिका के पास जो लीडिक कोशिका है उसके पास, शुक्रजन नलिका के पास जो लीडिक कोशिका है इसके पास पहुंचा है कौन? LH। तो पहुंचा दो भैया इसे शुक्रजन नलिका के पास जो लीडिक कोशिका है उसके पास, लीडिक सेल के पास। और ये लीडिक सेल को बोलता है कि भैया तुम एक हार्मोन निकालो, जो कि है कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। नहीं, गलत बात। तुम एक हार्मोन निकालो जो कि है एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, जैसे ही LH लीडिक सेल के पास जाता है, एंड्रोजन हार्मोन निकलना चालू हो जाता है। और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मैंने एक ही ग्राफ में समझा दिया तुम्हें, इससे सरल कौन बताएगा। फिर आ रहा है बच्चा FSH, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट कर रहा है ये, है ना। किसे स्टिमुलेट कर रहा है? तो ये पहुंच रहा है स्टिमुलेट करने के लिए सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका ही शुक्रजन नलिका के किसके पास गया बच्चा? ये सर्टोली। कहानी दिमाग से शुरू होकर वृषण के अंदर शुक्रजन नलिका के अंदर पहुंच चुकी। स्टार्ट हुआ है मस्तिष्क से, मस्तिष्क हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकाल रहा है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जैसे ही बढ़ रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि कान के पीछे जो हमारी ग्रंथि है इसे बोल रहा है कि तुम निकालो LH और FSH जैसे दो विशेष हार्मोन। ये पहले से भी निकलते लेकिन अत्यंत अल्प मात्रा में, लेकिन जैसे ही बच्चा 12 से 14 साल में पहुंचता है तब इन हार्मोन्स का सीक्रेशन अचानक से बेटा बढ़ जाता है। ठीक है, अचानक से इनका सीक्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए तो अचानक से बच्चे की हाइट बढ़ती है, दाढ़ी मूंछ आनी चालू हो जाती है, उसकी आवाज में भारीपन आ जाता है। सब कुछ अचानक ही तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन्स बढ़ने लग गए, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आएगा, कुछ चीजें इधर उधर होंगी, डांटना भी चलेगा, मारपीट भी होगी, सब होगा इस एज में, है ना। क्योंकि हार्मोन्स जो है वो करवा रहे हैं, एक्चुअली बच्चा कुछ नहीं करता, हार्मोन्स ये सब उससे करवाते। अगर कोई लड़का देख रहा होगा तो बड़ा खुश हो रहा होगा, बोलना कोई तो है जो हमारा सपोर्ट कर रहा है मारपीट के लिए। चलो
एफएसएच हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रहा है सर्टोली, वो हार्मोन पहुंच रहा है सर्टोली सेल के पास, सर्टोली कोशिका के पास। अब ये क्या करेगा, तो शुक्राणु जनन जब स्टार्ट हुआ है तो शुक्राणु बनेंगे और इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगी सर्टोली कोशिका। शुक्राणु जनन सहायता देना सर्टोली कोशिका का काम है पहला। दूसरा काम है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, तो पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो दो काम होगा भैया सर्टोली सेल के, एक तो ये शुक्राणु जनन में हेल्प भी करेगी और साथ ही साथ ये शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करेगी। तो इफ अगर आपसे LH का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना लुटेनाइजिंग हार्मोन है, FSH का पूछे तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। LH एक्ट करता है, LH एक्ट कर रहा है इस पर, लीडिक सेल पर, और लीडिक सेल को बोल रहा है एंड्रोजन हार्मोन निकालने को। एंड्रोजन हार्मोन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ करवा रहा है। FSH काम कर रहा है बच्चा सर्टोली कोशिका पर, सर्टोली कोशिका शुक्राणु जनन में हेल्प भी कर रही है, साथ में शुक्राणु को पोषण भी प्रदान कर रही है। डन, समझ गए यहाँ तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका जो है वृषण पालिका के अंदर पाई जाती है, इनकी संख्या है 1 से 3। वृषण के अंदर, वृषण की संख्या है 2, एक जोड़ी। वृषण के अंदर, एक वृषण के अंदर 250 वृषण पालिका है जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर शुक्रजन नलिका है जिसकी संख्या 1 से 3 है, इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो शुक्रजन नलिका है ये बना रही है बच्चा शुक्राणु स्पर्म्स, ठीक है, ये बना रही है शुक्राणु स्पर्म्स, स्पर्म फॉर्मेशन होने लग जाएगा जिस प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहेंगे। तो अल्टीमेटली एट द एंड पहले हमें शुक्रजन नलिका को समझना है। किसे समझना है? शुक्रजन नलिका को। तो हमने बढ़िया से यहाँ नलिका की आरेखी कार्ड बनाई, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है। मेरी आपसे गुजारिश है 2025 MP बोर्ड के एग्जाम में इस नलिका का डायग्राम पूछा था, जो बच्चे स्किप करके निकल जाते हैं कि ये थोड़ी आएगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। तो जिसमें तुम्हारा दिमाग कहे ना ये नहीं आएगा, आएगा वही। जिसमें आप लोग बोलोगे ये नहीं आएगा, आएगा बेटा वही। तो जो आएगा उसे पढ़ना पड़ेगा। ये रही शुक्रजन नलिका की आरेखी काट, बढ़िया से हमने डायग्राम बनाया था। आई होप सो आप भी इतना ही बेहतरीन बनाएंगे और इससे भी अच्छा बनाएंगे। और अगर बना लोगे तो व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना कि मैडम देखो हमने आपसे भी अच्छा डायग्राम बनाया है। बट टाइम के अंदर ज़्यादा टाइम लगाओगे और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव मेहंदी लगा दोगे तो वो नहीं चलेगा। शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिका ही स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु निर्माण कर रही है। सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण दे रही है और ये शुक्राणु जनन स्टार्ट हो रहा है लीडिक कोशिका के द्वारा स्थापित होने वाले एंड्रोजन हार्मोन से। एंड्रोजन हार्मोन ही वो हार्मोन है जो शुक्राणु जनन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा, शुक्राणु जनन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। कौन? एंड्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन दाढ़ी मूछ लाता है, आवाज में भारीपन लाता है, वक्षस्थल चौड़े करता है, हाइट बढ़ा देता है, ये सब टेस्टोस्टेरोन के काम है। ऑब्जेक्टिव में पिछली साल 2025 में केमिस्ट्री में पूछा था ये। तो बायो पढ़ने के फायदे सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं है, आपको केमिस्ट्री में भी बेटा इन सबसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहाँ भी आपको जैव अणु पढ़ना है, वहाँ भी आपको प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण पढ़ना है, तो DNA पढ़ना है, RNA पढ़ना है। जब ये सब पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तुम्हारा कोरिलेट करेगा, फिजिक्स का केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का बायोलॉजी से, सब सिंक होते रहता है तीनों सब। यहाँ हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में हार्मोन्स का कंट्रोल यानी हार्मोन्स का नियमन। पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो क्लास में रहा कीजिए, क्लास में रहोगे तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड देखने आओगे तो कोई आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए नहीं है ना। और अगर बच्चे यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि बेटा आप लोग प्लीज़ पेड बैच ले लीजिए। अगर आप लोग को रेगुलर बेस पे
तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। यहाँ आपको बहुत मिनिमम अमाउंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश चारों ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है, इंग्लिश की क्लास थोड़ा सा डिले स्टार्ट होगी क्योंकि टॉपिक्स उसमें कम, बट अभी फ़िलहाल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी आपको कर रहे हैं। थोड़े ही दिन में हम मॉक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। बीच में एक दिन मैंने की भी है, करवाई भी है, और फिर इनके आपको बढ़िया टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स जो अपडेटेड वाले होते हैं वो दिए जाते हैं। आप चाहें तो सैम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं इफ़ अगर आप लोगों को परचेस करना हो तब। ठीक, तो ये मत सोचिए कि अभी तो अप्रैल चल रहा है, एग्ज़ाम तो फरवरी में है, समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। वक्त तो आता ही है जाने के लिए ना, आज है, ये कब कल बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो बेटर इज़ दैट कि इस समय का उपयोग किया जाए और बढ़िया से अभी से तैयारी स्टार्ट की जाए। तो डेली अगर आप 2-2 घंटे भी अपना टाइम दोगे तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाओगे। आखिरी में 1 महीना जो बचता है या एग्ज़ाम के जो आपके बीच के गैप डेज होते हैं उसमें 16-16 भी घंटे पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होता। साल भर की तैयारी जो होती है वही साइंस में बहुत अच्छा आपको स्कोर करा सकती है। एक दिन की, एक महीने की पढ़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। तो प्लीज़ भ्रम में मत रहिएगा, खुद से भी सच बोलिए और घर वालों से भी। चलिए, कोई नहीं, विदा लेते हैं बेटा आपसे। आई होप सो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे क्लास में वो सॉल्व किए जाएं। कल है संडे, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन है, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास भी, आप लोग के पास का नहीं पता। ठीक है, तो चलो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, अब मंडे को आपकी क्लास होगी जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मादा जनन तंत्र, नया टॉपिक, नया क्या बोलते से एक नया ओरा आपको मिलेगा। चलिए विदा लेते हैं बेटा, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय बेटा, राधे राधे।